बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लूप्स डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग में अक्सर हमें डिसीजंस लेने होते हैं। एक वैल्यू हम चेक्स लगाते हैं कि अगर फ़लाँ वेरिएबल में कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो ये करें, अगर वो वैल्यू नहीं है कोई और है तो दूसरा काम करें। तो इसको डिसीजंस कहते हैं। और डिसीजंस को इम्पोज करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजंस बेस्ड स्टेटमेंट्स को चलाने के लिए हमारे पास कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? लूप्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब लूप्स किस लिए हैं? देखिए, एक कंसोल लॉग है, आप उसको 10 मरतबा करना चाहते हैं, या एक ही काम है आप रिपीटिटिवली उसको करना चाहते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसको आप मल्टीपल करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? लेट्स से एक कंसोल लॉग है, कंसोल लॉग वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ये अगर हम 10 मरतबा चलाना चाहते हैं तो नूब क्या कहेगा, जिसे नूबड़ा कहते हैं हम पश्तो ज़बान में ना, तो नूब ये कहेगा कि console.log को 10 मरतबा लिखो। व्हाट इफ़ अगर हम 1000 मरतबा करना चाहते हैं तो 1000 मरतबा लिखेंगे? नहीं, बल्कि इसके लिए हमारे पास होते हैं लूप्स। लूप में जो चीज़ आप मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहते हैं वो आप एक बार लिख लेते हैं, और लूप को हम फिर बताते हैं कि इस स्टेटमेंट को इतनी दफ़ा रन करो। लैपटॉप बंद प्लीज़। ठीक है, इतनी दफ़ा रन करो तो फिर वो हमारे लिए वो स्टेटमेंट उतने टाइम्स वो रन करता है। सो ओके, so we have loops offer a quick and easy way to do something repeatedly. There are many different kinds of loops, but they all essentially do the same thing, and that is iteration. They repeat an action some number of times. That note that it is possible that number could be 0. ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट जो लूप्स है जावास्क्रिप्ट में वो है फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर इन, फॉर ऑफ, डू वाइल लूप। इनको डिस्कस करते हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर खोला हुआ है, और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ index.html। ठीक है, और कुछ HTML लिखते हैं, और यहाँ पे हम टाइटल इसको देते हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स या लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड हम यहाँ पे एक h1 बना लेंगे और उस h1 को कह देंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, और एक यहाँ पे index.js फाइल बनाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं यहाँ इस index.html के साथ, ताकि हमारा हर एक कोड वो अलग-अलग रहे। जावास्क्रिप्ट का कोड अलग पड़ा हो, HTML का कोड अलग पड़ा हो, और जो CSS का कोड है वो अलग पड़ा हो। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब ये है कि हर एक कोड जो कि एक स्पेसिफिक काम करता है वो अलग फाइल में होता है। जैसे HTML है, उसका काम है वेबसाइट बनाना, उसको स्ट्रक्चर करना, तो वो अलग फाइल्स में होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है एक ही index.html में, एक ही HTML फाइल में आप CSS भी रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी रख सकते हैं, HTML भी रख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को, हर एक लैंग्वेज को अलग फाइल में रखें, और भी अच्छी बात है कि अलग फोल्डर्स में रखें। अच्छा, तो मैंने index.js कनेक्ट कर लिया है। इसको चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे console.log कर दूंगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लूप्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मैं इस index.html को ओपन करता हूँ। If I come over here, sorry, और मैं यहाँ पे कंसोल में आऊँ तो यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लूप्स वो प्रिंट हुआ है, नज़र आ रहा है? ओके, वेल एंड गुड, राइट। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि लूप्स पढ़ते हैं। ये देखिए, लेट्स से
कोई एक स्टेटमेंट को 10 मरतबा रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक लूप है जिसको हम कहते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है कि इस ब्लॉक के अंदर, इन ब्रेसेस के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट्स इसको प्रोवाइड करते हैं, ये इस पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन को देखता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू हो तब तक वाइल लूप इन ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उनको बार बार चलाएगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट, ठीक है, और काउंट मेरे पास क्या है, 10 है। या मैं यहाँ पे काउंट तो छोड़े, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी हमने कॉन्स्ट पे अभी तक नहीं पढ़ा, वार, और मैं एक वो लेता हूँ जिसको कहते हैं काउंट। काउंट सही है, काउंट इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूं कि जब तक काउंट वो लेस देन या इक्वल टू 10 हो तब तक आपने इस वाइल लूप को चलाना है, ठीक है। जब तक काउंट में जो वैल्यू है वो 10 हो या 10 से नीचे हो तब तक आपने इस वाइल लूप को चलाना है। तो काउंट में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। तो अगर हम इसके अंदर console.log कर लेते हैं, तो अथर आप मुझे ये बताएं कि ये console.log कितनी मरतबा रन होगा? नहीं रन होगा। क्यों? तो 0 10 से कम नहीं है। अच्छा होगा ना, तो ये आएगा, देखेगा कि काउंट में लेस देन और इक्वल टू 10 है कि नहीं, इस कंसोल इस ब्लॉक को चलाएगा। फिर आएगा, फिर देखेगा कि कंसोल काउंट में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, ये लेस देन और इक्वल टू 10 है, हाँ है, फिर चलाएगा। तो ये कितनी मरतबा चलाएगा? इन्फिनिटी। शाबाश, इन्फिनिट टाइम्स चलाएगा। आखिर में सीपीयू कहेगा कि बस है यार, वो एरर थ्रो कर देगा कि मैक्सिमम कॉल स्टेक रीच्ड। तो हम तो इतने टाइम्स नहीं करना चाहते, हम तो लेट से इसको 10 मरतबा करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि काउंट में एक इंक्रीज के, हर एक इटरेशन पे काउंट में 1 ऐड हो। तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, काउंट प्लस इक्वल टू 1। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने पढ़ा था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी काउंट के ओल्ड वैल्यू के साथ जो भी है वो 1 ऐड करो और नई जो वैल्यू आ गई है उसको, रिजल्ट को काउंट में सेव करो। और इस स्टेटमेंट को काउंट प्लस इक्वल टू 1, कोई और स्टेटमेंट नहीं, काउंट प्लस इक्वल टू 1 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस का मतलब यह है कि काउंट के ओल्ड वैल्यू के साथ 1 ऐड करो और नई जो वैल्यू है उसको काउंट में सेव करो। सो इसको सेव कर लेते हैं और अपने कंसोल में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। तो ये देखिए, हमारे पास 11 मरतबा वो कंसोल आ गया है। 11 मरतबा क्यों? क्योंकि वो 0 से शुरू हुआ है, 10 तक गया है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे भी चला है, तो इस वजह से 11 मरतबा वो कंसोल लॉग हो गया है। अगर हम 11 मरतबा नहीं चाहते, 10 मरतबा चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे हम इक्वल हटा देंगे या इसको 1 से शुरू कर लेंगे, काउंट को 1 से शुरू कर लेंगे, तो हमारे पास ये 10 मरतबा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस काउंट को भी कंसोल लॉग करते हैं। कोई अगर मुझसे कहे कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करो, कंसोल करो, तो मैं क्या करूंगा, 1 से 10 तक console.log 1, console.log 2 ऐसे करूंगा? नो वे, मैं लूप यूज करूंगा। So I will use a while loop and I will console.log the count is this, just like this। तो इसको सेव करके मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल द वे टू 10। इसी तरह से अगर मैं ये कंसोल इससे हटा दूं और कोई मुझसे कहे कि इसको 100 टाइम्स चला दो, 100 तक वैल्यूज प्रिंट करो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसको 100 कर दूंगा। वेरी इजी, विद इन मिली सेकेंड्स कंप्यूटर मेरे लिए 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ये देखिए, अगर 10,000 तक करना चाहते हैं, सो वी कैन इजीली डू दैट। सो मकसद समझ में आ गया कि लूप एक ऐसा स्टेटमेंट है
जो हमारे लिए एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करता है बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, वो उस कंडीशन को देखता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू हो तो तब तक वो उस ब्लॉक में, उस ब्रेसेस में जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे लिए रन करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू हो। और हर इटरेशन के बाद, इटरेशन का मतलब है हर एक साइकिल के बाद, यानी जब वो एक मरतबा कोड को रन करे, इस ब्लॉक को रन करे, हर ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के बाद ये दोबारा आके इस कंडीशन को दोबारा चेक करता है। अगर वो ट्रू हो गई तब इस ब्लॉक ऑफ कोड को दोबारा रन करता है, ट्रू नहीं हुआ तो वो रन नहीं करता। तो ये देखिए, आप अगर 101 यहां पे करें तो 101 100 से कम या इक्वल है नहीं, तो ये एक मरतबा भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पहले कंडीशन को चेक करता है, पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है। सो ये हो गया हमारे पास व्हाइल लूप। मैं इसको कमेंट कर लेता हूं। यही काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, और फॉर लूप व्हाइल से अच्छा है। क्यों, बताता हूं। ये देखिए, फॉर लूप का भी बिल्कुल यही सिंटेक्स है। फॉर लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और साथ में ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रेसेस में वही कोड लिखेंगे जो कोड आप मल्टीपल टाइम्स आप उसको रन करना चाहते हैं। और इस ब्रेसेस में आप सिर्फ कंडीशन नहीं लगाएंगे, बल्कि फॉर लूप तीन चीजें लेता है। वो एक वेरिएबल लेता है, और उसको नॉर्मली हम आई कहते हैं। कि फॉर ये कहता है कि तुम बाहर हो, जिस तरह हमने यहां पे काउंट बाहर डिफाइन किया था, फॉर कहता है कि तुम काउंट हो या जो भी वेरिएबल हो उसे बाहर ना लो, मेरे अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करो, उसको एक इनिशियल वैल्यू दो, उसको एक फाइनल, उसको कंडीशन भी मुझे दो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कंडीशन क्या होना चाहिए वो भी मुझे दो, और हर एक इटरेशन के बाद इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं कितना इंक्रीज करूंगा वो भी तुमने बताना है। तो ये काम सफी, ये काम, वो देखो, ये काम, ये कंडीशन और ये काम। लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 5 में कंडीशन, और लाइन नंबर 7 में जो काम है व्हाइल लूप के अंदर, ये तीनों फॉर लूप के अंदर इस पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें बताना होगा कि जो वेरिएबल है, मैं इसको भी काउंट नाम दे देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। काउंट का जो वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? तो इनिशियल वैल्यू हम क्या रखना चाहते हैं? लेट्स से 1 रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम सेमी कोलोन लगाएंगे, फिर सेमी कोलोन के बाद हमने यहां पे कंडीशन लगाना होगा। तो सफी क्या कंडीशन लगाते हैं कि काउंट की वैल्यू क्या हो तब तक ये फॉर लूप रन होना चाहिए? अपने आप से बताओ। 10 या 10 से कम हो। 10 तो एग्जैक्टली नहीं करते क्योंकि फिर एक मरतबा रन होगा। अगर आप इस तरह लिखते हैं कि काउंट इक्वल टू 10, तो फिर तो बस वो अगर 10 के बराबर है चलाओ, नहीं बराबर तो बस ना चलाओ, ठीक है। तो काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10, और फिर आपसे जो थर्ड इंफॉर्मेशन वो मांगता है, स्पेस भी आप दे सकते हैं, नो वरीज, स्पेस का कोई इतना इशू नहीं है, स्पेस नहीं भी दे सकते। फिर जो तीसरा इंफॉर्मेशन आपसे लेता है वो ये लेता है कि ये जो काउंट वेरिएबल है, इसको मैं हर एक इटरेशन के बाद कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूंगा, कितने उसकी वैल्यू को ज्यादा या कम करूंगा। तो मैं उसको कहता हूं कि काउंट के साथ काउंट प्लस इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकता हूं, +2 भी कर सकते हैं, +3 भी कर सकते हैं, सबको देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि काउंट प्लस इक्वल टू 1 किस चीज के बराबर है? काउंट प्लस इक्वल टू 1 किस चीज के बराबर है? जो होगा उसके साथ एक प्लस होगा, एक प्लस होगा। तो इसके प्लस इक्वल टू 1 की बजाय हम एक और सिंटेक्स भी लिख सकते हैं, वो क्या है? प्लस प्लस। शाबाश, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसे कहते हैं, फैंसी नाम है। तो मैं यहां पे इसी काउंट को कंसोल कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहां पे काउंट में नई वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप मेरे लिए वो कर रहा है। तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहां पे आ जाऊं, इसको रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर आप 100 तक करना चाहते हैं तो कंडीशन को इंक्रीज करें, और फिर जब तक 100 से कम ना हो काउंट की वैल्यू तब तक आपने इस फॉर लूप को चलाना है। तो ठीक है, चला लेते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स को, तो क्या करें? 1 से स्टार्ट करें और काउंट के साथ क्या ऐड करें? प्लस इक्वल टू क्या? 2। शाबाश,
2 ऐड करेंगे ना, बीच में जो है वो इवन आता है। सो 1 के साथ क्या ऐड करेंगे, 3 आए 2, 3 के साथ क्या ऐड करेंगे, 5 5 2, ठीक है। सो हम अगर 2 ऐड करें इसके साथ तो यहाँ पे ये देखिए सारे ऑड नंबर्स वो प्रिंट हो गए। इजी पीजी, राइट? विद इन मिली सेकेंड्स वी हैव कंप्लीटेड printing the 49 or 48 to 49 odd numbers। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम में क्या चेंजेस करूं वो मुझे बताएं। अगर मैं इवन नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं, +1 करूं तो +1 वो तो 1 2 3 पे सब 3 करूं। देखिए स्टार्ट मैंने 1 से लेना है या किसी और से, हाँ थर आप बताएं। अगर मैं चाहता हूं कि 0 से लेकर 100 तक मैं नंबर्स को प्रिंट करूं सवर, इवन नंबर्स को, तो इस फॉर लूप में मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए? दिमाग लड़ाओ, शाबाश, जल्दी करो। क्या चेंजेस करने चाहिए? इसको छेड़ना चाहिए, इसको छेड़ना चाहिए कि इसको छेड़ना चाहिए? किस चीज को? इसको इससे पूछूं या आप बता सकते हैं? अच्छा सर जी, द वर्क काउंट 1 के से डबल 2 सलीम टोली 1 नंबर 0 या 2। अगर 0 तो मेरे ख्याल से वो नहीं है, 2 से शुरू कर देते हैं। सो अगर मैं इसको 2 करूं और 2 के साथ 2 को ऐड करें तो 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की ये जो सेंस है इंशाल्लाह डेवलप होगी, नो वरीज, ठीक है। तो ये 2 से लेकर 100 तक जो इवन नंबर्स है वो प्रिंट हो गए। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर लूप। अच्छा जी जी, हाँ हाँ, कंडीशन चेक होता है एग्जैक्टली। और कंडीशन कहाँ पे है? कंडीशन ये है। तो सबसे पहले कंडीशन होता है। देखिए फॉर लूप कैसे चलता है, कोई भी लूप, जब ये पहले प्रोग्राम यहां पे आए फॉर वार, अच्छा फॉर लूप है, अच्छा तो फॉर लूप मुझे 2 कहां से स्टार्ट करना है, तो वो वैल्यू यहां से ले लेता है। कहां से स्टार्ट करना है? 2 से स्टार्ट करना है। अच्छा 2 से स्टार्ट करना है, आपकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है। अच्छा तो 200 से कम है, हाँ कम है, console.log को चला लो, फिर आ जाता है। तो फिर ये सिर्फ इनिशियल उसमें रन होता है, ये जो वार काउंट है, फिर सिर्फ कंडीशन देखता है। अच्छा फिर जब console.log काउंट ये पहली मर्तबा कंसोल कर देता है, ये चला लेता है, फिर यहां पे आ जाता है। अच्छा अब इस काउंट के साथ मैंने कितना ऐड करना है वो मुझे बताओ, तो वो कहता है इसके साथ 2 ऐड करो। तो अच्छा इनिशियल वैल्यू 2, इसके साथ 2 ऐड करो 4। अच्छा अब कंडीशन देखो, 400 से कम है कि नहीं? हाँ कम है, चला लो console.log, फिर आओ। अच्छा 4 के साथ 2 ऐड करो, 600 से कम है? हाँ कम है, फिर चला लो। सो इस तरह। तो जैसे ही ये ब्लॉक, इसका जो एग्जीक्यूशन है, ये जो प्रोग्राम रन करता है, ये जैसे ही रन कर देता है, फिर दोबारा जब इस ये फॉर लूप रन होता है तो पहले ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर कंडीशन चेक होता है। यानी मतलब पहले वो वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाती है, नई वैल्यू काउंट में आ जाती है, और फिर उसके बाद वो काउंट वो चेक होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो दिस इज द फॉर लूप। अब देखिए फॉर लूप जावास्क्रिप्ट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये तो फॉर लूप तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, C++ में। मैं जावास्क्रिप्ट में एक और चीज आपको बताता हूं। ये देखिए, अगर हमारे पास है, मुश्तबा प्लीज बंद करें ना यार, अगर मेरे पास है लेट से एक अरे है, कोई अरे मुझे बताएं, किसी चीज की अरे, कार्स की बताएं। चलें, सब लोगों को गाड़ियां बहुत पसंद है, तो जी GTR नाम है पूरा, निसान GTR, ठीक है, निसान GTR। आप? लैम्बोर्गिनी। अच्छा लैम्बोर्गिनी। अथार आप बताएं एक कार। कोई भी बताओ, कोई फेवरेट गाड़ी तो होगी ना? लेक्सस। ओ, और
अहमद आप बताएं। होंडा क्या? सिविक। तौला आप बताएं। टोयोटा क्या? GLI। वो क्या ग्रैंडी कहते हैं उसको, ग्रैंडी का आपको वो गाड़ी दे देते हैं। सफ़ी आप बताएं। मर्सिडीज क्या? बेंज। आप बताएं। आमीन, अल्लाह आपसे इससे भी अच्छा देगा अगर आप मेहनत करें इंशाल्लाह। ऑलराइट, मेरे सारे फेवरेट है, बस गाड़ी हो फेरारी, नाइस। अगर दुनिया में ना भी मिले तो जन्नत तो चलाएंगे यार, बहुत गाड़ियाँ चलाएंगे जी। हाँ, गाड़ी पे क्या करते हैं, लेकिन चले दुनिया के शौक भी वहाँ पूरे कर लेते हैं। अच्छा बाय द वे मेरे जहन में एक वो है बात है ना, अगर हम कोई 5 मरले की प्लॉट लेते हैं, लेट से यहाँ हैदराबाद में लेते हैं या कोई और, तो एक मरला कितने का होगा? 40 लाख। सबसे कम आपने बताया ना, लेट से 40 लाख है। तो अगर 5 मरले की ज़मीन है, सिर्फ ज़मीन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कितने पैसे लेंगे? 2 करोड़। तो अगर हम बिल्कुल यहाँ अब अगर आपके पास माँ बाप का पैसा नहीं है और आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कितने साल लगेंगे उस प्लाट को ख़रीदने के लिए? 30 साल चले। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अच्छे कमा रहे हैं, अच्छी जगह जॉब लग गई और आप बहुत काबिल हैं और सही तरीके से तरक्की कर रहे हैं, तो कम अज़ कम आपको 6 साल लगेंगे, 5-6 साल। ठीक है, आप अपने ख़र्चे भी करेंगे और उसके साथ आप घर भी देंगे। लेकिन हम कितनी मेहनत करेंगे? शवारोज़ मेहनत करेंगे 6 साल तक, ठीक है, लेट से, और हमें सिर्फ ज़मीन मिलेगी, वो भी 6 मरले की। अब इमेजिन करें कि जन्नत एक प्लेनेट तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्लेनेट की तरह है, उसको पाने के लिए हम कैसे इतनी आसानी से वहाँ जा सकते हैं? हमें कुछ करना होगा, राइट? एंड वी हैव टू डू समथिंग फिनोमिनल। अल्लाह को शो करने के लिए कि वाकई में जन्नत का हकदार हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक मरतबा सहाबा ने किसी बहुत सख्त वक्त था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ वो की कि बहुत सख्त हालात हैं, वो हैं। तो अल्लाह ने कौन सी आयत नाजिल की? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाअ वज़्ज़र्राअ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। कि वो मतलब ज़ल्ज़लों की तरह वो जकड़े गए, ऐसे उन पे आरियाँ चलाई गई, सब कुछ चलाए गए, लेकिन वो अपने दीन से नहीं हटे। सो जस्ट आई वाज थिंकिंग कि यार अगर दुनिया में हमें मतलब गैरिसन पार्क हम लेंगे तो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी उसमें हम गुजर जाए और हम शायद फिर भी गैरिसन पार्क ना लें। और फिर अगर हम आखिरत की स्टैंडर्ड्स पे आ जाते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड्स कितने लो हो जाते हैं। हम कुछ भी नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि हमें जन्नत मिले और ये मिले। हाउ इट इज़ पॉसिबल, लाइक दुनियावी तौर पर देखें। ओके, तो गाड़ियाँ हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं मेहनत करेंगे और सारी गाड़ियाँ लेंगे। अच्छा और तो अब ये कार्स हैं, राइट? अगर आप चाहते हैं कि इस अरे में हर एक जो एलिमेंट है, अच्छा अगर मैं इस अरे को प्रिंट करना चाहता हूँ तो सफ़ी क्या करूँगा? कैसे कंसोल करना चाहता हूँ तो console.log में मैं क्या लिखूँगा? कार्स लिखूंगा। जो अरे जिस वेरिएबल को मैंने असाइन की है वो मैं यहाँ पे इस console.log को पास करूँगा, तो ये पूरी अरे आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेपरेट एलिमेंट्स को उठाऊँ और उसको प्रिंट करूँ तो कैसे करूँगा? एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे लगाऊँ cars 0, फिर cars 1, cars 2, cars 3 जितने एलिमेंट्स है वो। लेकिन इसमें मसला ये है कि कल को कोई और इसमें गाड़ी ऐड कर देगा तो हमारा सारा प्रोग्राम का बेड़ा गर्क हो गया। वो इसलिए कि मतलब लेट से किसी ने कोई ऐड कर दिया या कोई फेरारी लेट से किसी ने हटा दी, अब्दुल माजिद की गाड़ी गैराज से हटा दी, निकाल ली ना, बेच दी, और हमने यहाँ पे कार्स लेट से कंसोल किया हुआ है। ये कौन सा पोजीशन है? 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। तो मैं लेट से यहाँ पे 6 पोजीशन को कंसोल लॉक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे कार मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और फेरारी को मैं बेच दूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए? वो अनडिफाइन आ जाएगा। तो अब ये हमारा प्रोग्राम बेड़ा गर्क है इसका। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉपर डायनामिक बनाना चाहिए प्रोग्राम को कि अगर उस अरे में कोई ऐड भी करे
कोई उससे हटाएं, कोई और आइटम उसमें ऐड करें, हम प्रोग्राम में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे लेकिन वो फिर भी सही काम करेगा, तो उस पर हम लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने का एक तरीका तो ये है कि हम एक फॉर लूप लगाएं और हम यहाँ पे ले लें इंडेक्स लेट से, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इंडेक्स कहाँ तक जाना चाहिए? अब हम कैसे बताएंगे लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं बताएं, क्योंकि फिर हमारा प्रोग्राम जो है वो डायनामिक नहीं होगा, हमें फॉर में भी फिर चेंज करना होगा। आपको पता है अगर किसी वेरिएबल में आपके पास अरे पड़ी है तो आप उस पर डॉट लेंथ का एक वो लगा सकते हैं, डॉट लेंथ की एक प्रॉपर्टी। तो अगर कार्स डॉट लेंथ आप लगाएं तो वो उस कार्स के उसका जो लेंथ है उसमें जितने एलिमेंट्स है वो आपको दे देता है। तो कार्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमें 7 दे देगा। तो इंडेक्स 0 से लेकर कहां तक चलता है? अगर किसी एलिमेंट में 7 आइटम्स हैं तो कितना चलेगा? इंडेक्स 0 से लेकर कहां तक चलेगा? 6 तक चलेगा ना, एक कम, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो मुझे ये इक्वल टू साइन यहां से हटाना चाहिए। तो इंडेक्स जब तक कार्स डॉट लेंथ से कम हो तब तक हमें इस फॉर लूप को चलाना चाहिए, और हर एक इटरेशन के बाद हम इंडेक्स के साथ एक ऐड करना चाहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे अंदर लिख लूंगा console.log और कार्स, और यहाँ पे कौन सा वो दूंगा? न 0 दूंगा न 1 दूंगा, बल्कि इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पे दूंगा। तो पहले इटरेशन में इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर सो ऑन, आखिर तक जाएगा। और फिर जब कार्स डॉट लेंथ आखिरी एलिमेंट वो प्रिंट कर देगा तो फिर उसके बाद इंडेक्स कार्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये लूप क्विट हो जाएगा। तो मैं अगर अब यहाँ पे आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए सब प्रिंट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ से फेरारी हटाऊं, नो वरीज, वो मर्सिडीज बेंज तक अब प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फेरारी के साथ एक और कार ऐड करें, लेट्स से नहीं यार, ये इतनी अच्छी गाड़ियां हैं, इसके साथ एफएक्स ऐड ना करें प्लीज। कोई गाड़ी बताएं? मार्केक्स, ये भी ठीक है। तो ये देखिए आ गया। अब इस लूप को ना, ये लूप भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको शायद मिल जाए। ऐसे जावास्क्रिप्ट आपको कहता है कि अगर आप किसी अरे पे फॉर लूप चलाना चाहते हैं, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। एक काम करते हैं, मैं फॉर लूप में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वार कार और कार्स। इसका क्या मतलब है? जब फॉर लूप के अंदर आप चाहते हैं कि कार्स के अरे के हर एक एलिमेंट को आप उठाएं, हर एक एलिमेंट पे आप इटरेशन करें, यानी लूप कार्स के अरे के हर एक एलिमेंट पे चले, तो उसके लिए आपको क्या करना है? यहां ऑफ के बाद उस अरे का नाम देना है, यहां पे वार और यहां पे अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिखना है, ठीक है। तो कार्स में जो एक एलिमेंट होगा वो एक कार होगा ना, तो इसलिए मैंने इसको कार का नाम दे दिया है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इस कार में फॉर लूप अब क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो कार्स के अरे में से हर एक एलिमेंट को उठाएगा, जिस एलिमेंट पे वो लूप चलाएगा, उस एलिमेंट को कहां पे देगा? आपको कार में। कार की वैल्यू में वो आपको एलिमेंट देगा। एलिमेंट की वैल्यू को, पहले एलिमेंट को उठाएगा, कार में देगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, एंड सो ऑन। तो मैं अगर यहां पे console.log करूं कार, तो इस पूरे ऊपर का जो लूप है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे आ जाता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए निशान से लेकर यहां तक मार्केट सब वो प्रिंट हो गए हैं। तो मैं इसको कमेंट भी कर सकता हूं। अब अभी भी सही होगा, क्योंकि वो अरे को देखता है, अरे के हर एक एलिमेंट को एग्जीक्यूट करता है, हर एक एलिमेंट पे लूप चलाता है। तो जितने एलिमेंट्स होंगे बस उतना ही लूप चलेगा। ये देखिए हमने मार्केट्स हटा दिया तो फेरारी तक लूप आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर ऑफ लूप, इसको फॉर ऑफ लूप कहते हैं। फॉर इन लूप भी मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज गुड। आप ऐसा करें कि एक अरे लें, अरे, ठीक है,
और उस अरे में आप चैलेंजिंग काम करते हैं, राइट। अरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ये ऐसे। मैं लेट से कहना चाहता हूं कि वार स्टूडेंट्स, ये देखिए गौर से, तो स्टूडेंट्स के अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि स्टूडेंट का सिर्फ नाम होगा। लेट से अहमद, ए है कि ई है? ए है ना। अहमद खटक, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ नाम होगा। एक स्टूडेंट के उसका एज भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो मैं एज अरे एलिमेंट, लिसन, एज अरे एलिमेंट में ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम अहमद खटक, और यहाँ पे उसका एज लिख सकता हूँ लेट से 19, ठीक है। इस तरह एक और स्टूडेंट्स, उसका भी ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, ठीक है। और नेम और एज आप वो कर सकते हैं। तो आप एक स्टूडेंट्स की अरे बनाएं और उसमें हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट में नेम और एज पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब आप वो करें उस पे फॉर लूप लगाएं और उस ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट्स है उसमें उसको कंसोल लॉग करें। जब आप कंसोल लॉग कर दे तो मुझे बताएं, मैं आपको एक और काम बता दूंगा, वो भी आपने उसके साथ करना है। अभी ये करें प्लीज, पहले सिंपल अरे बनाएं, फिर उसके बाद अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएं। 5-6 बनाएं, 5-6 बनाएं, अरे के अंदर एज एलिमेंट्स आप ऑब्जेक्ट्स बनाएं। अच्छा, उसके से पहले फॉर लूप को सिंपल यूज करें, वाइल लूप को सिंपली यूज करें जिस तरह मैंने यूज किया है, फिर बाद में इसकी तरफ आए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। पहले वाइल लूप, फिर फॉर लूप 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करें, फिर उसके बाद अरे बनाएं और उसमें ऑब्जेक्ट्स बनाएं। और उससे पहले भी अगर सिंपल अरे बना लिया आपने तो वो अच्छा होगा बहुत। फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ओके, सो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। काइंडली टर्न ऑफ योर लैपटॉप्स और डिस्कस करते हैं वाइल लूप और फॉर लूप्स। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा एडवांस ब्राउज़र की तरफ आते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा ना, अभी तक जो हमने पढ़ा, शागालिब लिसन, टर्न ऑफ प्लीज। ऑलराइट, अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की, that was all related to the core JavaScript, यानी उसमें ब्राउज़र के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है। ब्राउज़र के एलिमेंट्स के साथ हमने कोई इंटरेक्शन नहीं किया। अब जावास्क्रिप्ट का मकसद क्या है? ये सिंटेक्स हम हमने तो सिंटेक्स पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ लिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट पढ़ने का मकसद क्या है एज अ वेब डेवलपर? जावास्क्रिप्ट पढ़ने का मकसद एज अ वेब डेवलपर ये है कि हम जावास्क्रिप्ट के जरिए अपने वेब डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल कर सके, हम उसमें बिहेवियर डाल सके। कोई अगर किसी बटन पे क्लिक करे तो हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई अगर लेट से ब्राउज़र में कोई क्लिक करता है, कोई होवर करता है, कोई इवेंट करता है, तो हम उस पे कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। हमारा अल्टीमेट मकसद यही है। इसीलिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उनमें हमने ब्राउज़र के एलिमेंट्स को, HTML को, CSS को टच भी नहीं किया। आज से जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसमें मेन कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और उसमें हम ब्राउज़र के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। उसमें सबसे पहला जो वो है दैट इज जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट इवेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र, और उस ब्राउज़र में यूज़र वो डिफरेंट इंटरेक्शंस करता है, ठीक है। अब जो इंटरेक्शन भी, जो भी काम होता है ब्राउज़र के अंदर, चाहे वो यूज़र करता है या जिस तरह पेज रिलोड होता है, पेज रिफ्रेश होता है, ये जितने भी काम है, जो भी चीज़ ब्राउज़र में होती है उसको इवेंट कहते हैं। जिस तरह कोई काम होता है ना हमारे लाइफ में, हम उसको काम कहते हैं, इवेंट कहते हैं। इसी तरह से ब्राउज़र के अंदर जो भी काम होता है, यूज़र कोई क्लिक करता है, कोई होवर करता है, माउस इन करता है किसी एलिमेंट में, माउस आउट करता है, या पेज रिलोड हो जाता है, या स्क्रॉल करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ब्राउज़र के इवेंट्स हैं। चूंकि हम इन इवेंट्स को कंट्रोल करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, इसलिए हम इसको जावास्क्रिप्ट इवेंट्स भी कह सकते हैं। और आपको पता है, किसी भी इवेंट पे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, किसी भी इवेंट पे कोई खास काम करने के लिए हमें उस इवेंट को लिसन करना पड़ता है। मसलन
मैं अगर अताउल्ला से कहूं कि अताउल्ला आपने ऐसा काम करना है कि आपके पास एक बंदा आएगा, वो आपके साथ मिलेगा, आपको ये कोड वर्ड कहेगा, और ये कोड वर्ड अगर वो आपसे कहे वो बंदा, तो आपने उससे वो अमानत लेनी है और वो मुझे देनी है। तो ये देखिए मैंने इसको एक टास्क असाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा कि ये उस इवेंट को लिसन करेगा, और इवेंट क्या है? बंदे का मिलना। तो अताउल्ला बैठेगा और वो लिसन करेगा, वो देखेगा कि कब मेरे साथ बंदा मिलेगा। जैसे ही वो बंदा मिलेगा वो उससे पूछेगा कि कोड वर्ड बताओ। फिर कोड वर्ड जब वो सही बताए तो उससे कहेगा कि अमानत दो। तो इसी तरह से ब्राउजर के इवेंट्स पे भी हम मुख्तलिफ चीज़ों को कर सकते हैं। ब्राउजर के इवेंट्स को हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट लिसन कर सकते हैं, और व्हेन दैट इवेंट अकर, हम उस इवेंट जब वो हो जाए हम उस पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रन कर सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। ये देखिए गौर से। अच्छा, मेरे पास लेट से एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं नाम देता हूं लेट से क्या नाम देते हैं इसको मैं नाम देता हूं, अच्छा सम करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, और एक बंदा पैरामीटर्स तो पास करेंगे इसको, लेकिन इस फंक्शन का काम क्या होना चाहिए? ये फंक्शन एक और ये क्या करेगा? दिस फंक्शन विल प्रिंट फुल नेम। दिस फंक्शन विल डू व्हाट? इट विल प्रिंट फुल नेम। और अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्या मकसद है। मेरे पास एक पर्सन का वेरिएबल है, ठीक है, और इस पर्सन में जो है फर्स्ट नेम है मेरे पास, और वो है मुज्तबा, और लेट से लास्ट नेम है रजबी। ये खानदान का नाम है। अच्छा, ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं फुल नेम जनरेट करूं, सो उसके लिए मेरे पास एक अलहदा फंक्शन होगा, और उसका नाम होगा लेट से जनरेट फुल नेम। प्रिंट फुल नेम में, या मैं लेट से प्रिंट फुल नेम नहीं, बल्कि इसका नाम होना चाहिए प्रिंट वेलकम मैसेज या वेलकम, ठीक है। अब इस वेलकम को हम क्या करेंगे? हम फुल नेम पास करेंगे, और वो उस फुल नेम को लेकर कंसोल करेगा, एक मैसेज कंसोल करेगा। लेट से मैं यहाँ पे इसको फुल नेम पास कर लेता हूँ, और ये उस फुल नेम को ऐसे कंसोल करेगा कि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और उस फुल नेम को वो करेगा। तो हम अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू डालना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था बैकटिक्स 1 के लेफ्ट साइड पे जो बटन है उसको दबाएंगे, वो न सिंगल कोट है न डबल कोट है, उसको बैकटिक कहते हैं। और फिर उसके अंदर हम डॉलर साइन और फिर ब्रेसेस लगाएंगे, और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये जो ऊपर फुल नेम आ रहा है पैरामीटर में, मैं ये पास करना चाहता हूँ। अब अगर मैं वेलकम को कॉल करता हूँ ना, वेलकम को कॉल करता हूँ, तो मैं उसको क्या दूंगा? फुल नेम दूंगा। और फुल नेम क्या है? फर्स्ट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस पर्सन डॉट लास्ट नेम। शाबाश। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट मुज्तबा रजबी, ये प्रिंट हो गया है। लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन मेरे लिए इस फुल नेम को क्या करे? एक फंक्शन मेरे लिए ये काम करे। तो मैं इसको एज अ आर्गुमेंट, एक फंक्शन एज अ पैरामीटर में यहां पे एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं दूंगा है, क्यों? हम कर सकते हैं फंक्शन इज नॉट अलाउड एज अ पैरामीटर नेम। तो अच्छा, फंक्शन के अंदर हम ठीक है समझ गया। मैं अच्छा फुल नेम, ठीक है, और ये मुझे
फुल नेम, इसको कॉल करेगा। मुझे इस वेलकम फंक्शन में एक जनरेट फुल नेम का फंक्शन मिलेगा और मैं अगर उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो फंक्शन रिटर्न करेगा फुल नेम को। तो मैं इस फुल नेम को यहां पे गेट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ताकि वो मुझे रिटर्न करे वो फुल नेम और ये यहां पे कंसोल लॉग हो जाए। अब मैजिक देखिए, अब जब मैं वेलकम को कॉल करूंगा ना तो मुझे यहां पे क्या पास करना होगा, मुझे एक फंक्शन पास करना होगा एज अ वैल्यू, और जिस फंक्शन का काम क्या होगा कि वो मेरे लिए फुल नेम को रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पे इसको पास करूंगा एक फंक्शन, एंड दैट फंक्शन शुड बी एक एनोनिमस फंक्शन। मकसद मेरा ये है कि एक फंक्शन को आप एज अ पैरामीटर दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं। और मैं इस फंक्शन का मकसद क्या है, इस फंक्शन का मकसद ये है कि ये रिटर्न करता है किस चीज को, पर्सन से फर्स्ट नेम को उठाता है और फिर उसको कंकेटिनेट करता है विद दी पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो देखिए वेलकम को ना मैंने एक फंक्शन पास किया है और ये फंक्शन कौन कॉल कर रहा है, ये इस वेलकम के अंदर कॉल हो रहा है। ये देखिए, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इसको एज अ पैरामीटर इस वेरिएबल में मिलेगा और ये इसको फिर यहां पे कॉल करेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहां पे आ जाऊं तो ये देखिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट मुश्तबा और फिर स्पेस है और तो एक फंक्शन को हम दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। और जब हम एक फंक्शन को, इस वेलकम फंक्शन को हमने दूसरा फंक्शन पास किया हुआ है, तो इस फंक्शन को जो कि हम एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन को पास करते हैं इसको कॉल बैक कहते हैं। टेक्निकल नाम क्या है इसका, कॉल बैक। जब भी आप कॉल बैक सुनेंगे, कॉल बैक का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास हुआ है। अब ये भी आप कर सकते हैं और ये भी आप कर सकते हैं कि आप ऊपर एक फंक्शन बनाएं जनरेट फुल नेम का और इस जनरेट फुल नेम में यही रिटर्न हो। ये भी आप कर सकते हैं कि उस फंक्शन को पैरामीटर में डिफाइन करने की बजाय ऊपर आप डिफाइन करें और उस फंक्शन को सिर्फ फिर पास करें। ऐसे ये जनरेट फुल नेम ये तुम ले लो, इसको मैंने पास किया, इसको इस वेरिएबल में मिला और ये वेरिएबल इसने मैं जनरेट नेम कर दूंगा या जनरेट इससे हटा दूंगा ताकि ये दूसरे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाए और आप इस फ्लो को समझें। फुल नेम और मैं यहाँ पे फुल नेम को कॉल कर दूंगा तो मुझे एक यहाँ पे फंक्शन मिलेगा इस फुल नेम में और वो उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और ये उस फंक्शन की डिफिनीशन है और ये वो फंक्शन मैंने वेलकम को पास किया हुआ है। ये देखिए अब मैं कहीं पे कॉल नहीं कर रहा, न यहाँ पे कॉल हो रहा है न यहाँ पे कॉल हो रहा है, बल्कि कॉल हो रहा है वेलकम के अंदर और इस फंक्शन को कहते हैं कॉल बैक। अजान खत्म होने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब जब हमारा कॉल बैक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, अब आते हैं इवेंट्स को कैसे लिसन करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे अपने इस index.html में मैं यहाँ पे एक बट सिंपल बहुत सिंपल मिसाल लेते हैं, एक बटन बनाता हूँ और इस बटन को मैं नाम देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तो सबसे आसान काम क्या है कि मैं कोई मैसेज कंसोल करूँ। मैं कंसोल कर दूंगा आई एम क्लिक्ड। ठीक है, ये काम तो कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सो फॉर दैट वी हैव टू लिसन फॉर द क्लिक। क्लिक क्या है, एक इवेंट है और उस इवेंट को हम लिसन करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिसन करेंगे, आसान काम है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आए, पहले ना आप उस बटन को गेट करें। तो कैसे गेट करेंगे बटन को, बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसकी आईडी क्या है, नहीं दी BTN, उसकी आईडी नहीं है तो मैं इसको क्लिक दे दूंगा। क्लिक आईडी है या कंफ्यूज नहीं करते, इसकी बात सही है, मैं इसके बस खिलाफ करना चाह रहा था। BTN मैं यहाँ पे BTN कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये उस एलिमेंट को गेट करके बटन में बटन के वेरिएबल में असाइन कर देगा। ठीक है, वेल एंड गुड।
अब क्या करेंगे, इस बटन पे हम इवेंट लिसनर लगाएंगे कि वो उस क्लिक को लिसन करे, जब भी वो लिसन क्लिक हो तो तब एक फंक्शन रन हो। तो इवेंट लिसनर कैसे ऐड करेंगे, वो जो एलिमेंट आपने गेट किया है उस पे डॉट एड इवेंट लिसनर, और एड इवेंट लिसनर एक फंक्शन है जो कि 2 आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स देता है। पहला आर्गुमेंट वो नाम होना चाहिए इवेंट का, किस इवेंट को आप लिसन करना चाहते हैं, और दूसरा जो पैरामीटर है वो कॉलबैक होना चाहिए, वो एक फंक्शन होना चाहिए जिस फंक्शन को आप उस इवेंट पे चलाना चाहते हैं। वेल एंड गुड। तो मैं यहां पे स्ट्रिंग में लिख लूंगा क्लिक, और जो फंक्शन में पास करना चाहता हूं वो मैं यहां पे ही डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, वो ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे भी डिफाइन करते हैं। तो ये एक कॉलबैक है, और इस कॉलबैक के अंदर ये तब रन होगा जब ये क्लिक इवेंट हो जाएगा। जब ये इवेंट फायर होगा, क्लिक इवेंट, तब ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, console.log करते हैं आई एम क्लिक्ड। अच्छा, ये कौन कॉल करता, कौन कंफ्यूज है, थोड़ा सा जो भी कंफ्यूज हो वो जरा हाथ ऊपर करें। कौन कंफ्यूज है? अच्छा, मैं अब्दुल माजिद से पूछता हूं कि ये फंक्शन जो मैंने पास किया है एड इवेंट लिसनर को, ये कौन कॉल करेगा? जब ये कॉल नहीं होगा तब तो मतलब ये कंसोल हमें मिलेगा ही नहीं। तो ये कौन कॉल करेगा, या ये कब कॉल होगा? जो भी जवाब आप देना चाहते हैं, कब कॉल होगा, कौन कॉल करेगा? हमने तो फंक्शन पास कर लिया है, अब ये कौन कॉल करेगा? तो मैंने अभी बताया ना कि जब ये क्लिक होगा तो जावास्क्रिप्ट खुद इस फंक्शन को चला लेगा। हमने सिर्फ वो फंक्शन उसको देना है एड इवेंट लिसनर को कि ये फंक्शन ले लो, ये चला लो क्लिक, जब कोई इस बटन पे क्लिक करे, सब बटन्स पे नहीं, ये बटन, ये जो हमने गेट किया हुआ है। तो यहां पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आपको कंसोल में कहीं आई एम क्लिक नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो इवेंट हुआ ही नहीं। अब इस क्लिक मी पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैजिक देखिए, मैं यहां पे क्लिक करता हूं 1 2 3, ये देखिए आई एम क्लिक। ठीक है, दोबारा से करते हैं, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। समझ आ गई? वेल एंड गुड। ओके, अब ये जो फंक्शन, ये फंक्शन जब एड इवेंट लिसनर कॉल करता है तो इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट भी देता है, लेकिन हम चूंकि वो यूज नहीं करते तो इससे हमने यहां पे डिफाइन ही नहीं किया हुआ, लेकिन इसको एक आर्गुमेंट मिलेगा। वो आर्गुमेंट क्या है? वो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको इवेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, आगे हमें चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए, console.log आई एम क्लिक में हमें इवेंट ऑब्जेक्ट, उस इवेंट की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर वो चाहिए तो आगे हम यूज करेंगे। तो इवेंट के ये जो आर्गुमेंट एड इवेंट लिसनर इसको देता है जब ये इस फंक्शन को कॉल करता है, तो इस इवेंट में ये एक ऑब्जेक्ट होता है और इसमें इवेंट के तमाम प्रॉपर्टीज होती है कि ये इवेंट कौन सा है, किस बटन पे, किस एलिमेंट पे ये इवेंट हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो बटन हो, कोई और चीज भी क्लिक हो सकती है। ठीक है, और इवेंट के तमाम इंफॉर्मेशन अब देखते हैं। इवेंट इसको मिलता है और इसी इवेंट को हम जरा थोड़ा सा कंसोल करते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूं और यहां पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ना हमें इवेंट मिलेगा बाय डिफॉल्ट, ना हमें वो कंसोल मिलेगा आई एम क्लिक। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, ये देखिए मुझे पूरा एक ऑब्जेक्ट मिला है और साथ में मुझे आई एम क्लिक भी मिला है। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये देखिए पूरा इवेंट के जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल गए। उसमें जो काम की चीज है वो है टारगेट। देखिए कौन सा टारगेट, किस पे ये टारगेट, इस इवेंट का टारगेट कौन सा, किस एलिमेंट पे वो इवेंट हुआ है। तो अगर हम टारगेट को एक्सपेंड करें तो बटन, और बटन की आईडी कौन सी है /btn, उस बटन पे, उस एलिमेंट पे ये हुआ है। तो इसमें देखिए चाइल्ड नोड्स भी है, चिल्ड्रन, इसके कितने चिल्ड्रन है, इसके चिल्ड्रन है भी कि नहीं, वो चाइल्ड नोड्स कितने हैं। नोड मतलब जावास्क्रिप्ट में आप इस HTML एलिमेंट्स को नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लास लिस्ट, इसके क्लासेस कौन से हैं ये देखिए, वो वैल्यूज भी आपको प्रोवाइड, इसके कोई क्लास था, इसका कोई क्लास था, नहीं था। तो टारगेट में वो आपको उस एलिमेंट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन देता है, साथ में इवेंट का जो नाम है, टाइप है, वो भी आपको देता है कि क्लिक है, कौन सा इवेंट है।
ठीक है। सो ये किस लिए ज़रूरी है कि अगर आपको इस फंक्शन के अंदर टाइप की भी ज़रूरत हो कि अच्छा ये इवेंट इसका टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे आप इवेंट डॉट टाइप को कंसोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इवेंट लिस्नर कंसेप्ट। हमारे पास डिफरेंट इवेंट लिस्नर्स हैं, हमारे पास क्लिक है, हमारे पास डबल क्लिक का भी वो है, यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक की बजाय हम सबमिट लेके काम DBL क्लिक। हाँ क्लिक के बजाय हम सबमिट लेके काम नहीं करते ना। हाँ, क्योंकि बटन तो सबमिट नहीं, फॉर्म सबमिट होता है ना, वो फॉर्म पे लगता है। तो DBL क्लिक का मतलब है डबल क्लिक है, कोई अगर बटन पे डबल क्लिक करे तो फिर वो होना चाहिए। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं और मैं इस पे सिंगल क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं होगा, फिर अगर सिंगल क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं होगा। डबल क्लिक अगर मैं करूं, देखिए 1 2 3, ये देखिए वो क्लिक हो गया। सो दिस इज वी कैन लिसन टू डिफरेंट इवेंट्स। अब एक मैजिक करते हैं। मैजिक क्या करते हैं? कुछ फन करते हैं, और फन क्या होना चाहिए कि कोई अगर बटन पे क्लिक हो करे तो मैं इस लूप्स इन जावास्क्रिप्ट का जो H1 है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ, बहुत आसान है। मैं इसको एक इवेंट लिस्नर लगाऊंगा जिसका नाम है क्लिक, ठीक है, और उसको गेट करूंगा H1 को इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। उसकी ID क्या है? नहीं दी, फिर BTN है। हाँ, उसकी ID क्या है? H1 है से। तो मैं इसको H1 कर लेता हूं, और अब जब कोई इस बटन पे क्लिक करें तो मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो H1 है ना, H1, इसके इनर HTML में मैं एक मैसेज लिखना चाहता हूं, द बटन इज क्लिक्ड। सेव करते हैं, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूं कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस क्लिक मी पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए द बटन इज क्लिक्ड। So now we can add behavior in our HTML documents, HTML web pages using JavaScript. अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप बटन पे सिर्फ एक इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं, आप मल्टीपल इवेंट लिस्नर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, आप मल्टीपल इवेंट लिस्नर को भी लगा सकते हैं। तो मैं एक सिंपल उस पे वो कर लूंगा, और एक मैं होवर पे कर लूंगा। मेरे ख्याल होवर नहीं है, माउस इन है। माउस या सजेशन दो ना, हम इतने काबिल तो नहीं है। माउस एंटर, माउस डाउन, माउस अप, माउस की पे कर लेते हैं, की डाउन। जब कोई भी की प्रेस होना तो हम उस पे वो करना चाहते हैं, की डाउन करेंगे तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तो तब तक प्रेस नहीं होगा। जब आप की डाउन कर लेते हैं फिर वो अप हो जाता है, तो इसको की प्रेस कहते हैं। की डाउन, जब आप बटन को पकड़ लेते हैं, जैसे ही वो डाउन होता है तब की डाउन फायर होता है, जैसे ही वो रिलीज हो जाता है की अप फायर होता है, और जब डाउन और अप दोनों हो जाते हैं तो फिर की प्रेस होता है, क्या इवेंट वो फायर हो जाता है। तो मैं इसको एक कॉल बैक पास कर लेता हूं, और मैं इससे इवेंट भी ले लेता हूं क्योंकि हमें इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करना चाहता हूं की इज प्रेस्ड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, एक क्लिक मी है, ठीक है। ओह, हम इस पे नो, ये मेरे ख्याल से अच्छा वो नहीं है। की इस पर कैसे हम इस पे की को प्रेस करेंगे? ये इसमें तो मतलब बटन में कैसे हम की को प्रेस करेंगे? कोई वो है नहीं है। वी कैन डू दिस राइट। वो असल में ये जो इवेंट है ये इनपुट फील्ड्स के लिए है कि उसमें उसके अंदर हम कीज को प्रेस कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको क्लिक करूं तो ये देखिए द बटन इज क्लिक्ड। अगर मैं इस पे माउस होवर करूं तो वो भी हो सकता है, माउस इन, माउस एंटर। तो जैसे ही इस एलिमेंट के इलाके में हमारा कर्सर इन होगा, ये फायर हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माउस एंटर्ड इनटू रेड जोन ऑफ बटन, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो देखिए एक बटन है, उस पर हम मल्टीपल इवेंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं। तो मैं अगर ये देखिए
कंसोल को गौर से देखिए, मैं अगर इसके इलाके में जैसे ही इंटर होता हूँ, माउस इंटर, देखिए फिर इंटर होता हूँ, फिर दूसरी मर्तबा हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये चेंज हो जाएगा, फिर वो आता हूँ तो वो देखिए हमने इवेंट लिस्नर लगा दी। तो एक एलिमेंट पे, डिफरेंट एलिमेंट्स पे आप इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं एक ही प्रोग्राम में, लेकिन एक एलिमेंट पे भी आप डिफरेंट इवेंट लिस्नर्स लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो इवेंट्स, टू रिएक्ट टू एन इवेंट ऑन एन एलिमेंट यू वुड अटैच एन इवेंट लिस्नर। किसी इवेंट को आप कोई रिएक्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उस इवेंट पे, तो फिर आपको ऐसे करना होगा। वी हैव मल्टीपल इवेंट लिस्नर्स फॉर अ सिंगल एंड ऑल ऑफ देम वुड बी एग्जीक्यूटेड बाय जेएस व्हेन दैट इवेंट इज फायर्ड। जब हम क्लिक को 2 मरतबा 3-4 मरतबा हम क्लिक इवेंट को रजिस्टर करें बटन पे, तो उससे ये होगा कि सब फायर होंगे, सब क्लिक पे सब फायर होंगे। जैसे मसलन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें कंसोल नहीं हुआ ना, मैं एक और इवेंट लिस्नर राइट, वही क्लिक वाला इवेंट लिस्नर एक और रजिस्टर कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कंसोल करता हूँ, console.log और बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, मैं इसको करना चाहता हूं। अब देखिए एक ही इवेंट लिस्नर, एक ही इवेंट है और एक ही एलिमेंट है, उस एक ही एलिमेंट पे एक ही इवेंट को मैं मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर कर रहा हूं। तो जितने भी आप ऐड इवेंट लिस्नर लगाए, जितने भी कॉल बैक्स आपने पास किए हैं, सब फायर होंगे। तो ये भी फायर होगा, ये फंक्शन भी कॉल होगा और ये फंक्शन भी कॉल होगा, दोनों काम होंगे। तो दोनों फंक्शंस अगर कॉल होंगे तो मतलब दोनों काम होने चाहिए, जो कि होंगे। मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं, कंसोल भी देखे और ये भी देखे, मैं अगर जैसे माउस एंटर तो वो भी हो गया है ना, लेकिन मैं अगर क्लिक भी करूंगा तो ये भी हो गया है और ये भी हो गया है। तो एक एलिमेंट पे एक इवेंट को आप मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर कर सकते हैं, जितने भी कॉल बैक्स आप पास करेंगे सब एग्जीक्यूट होंगे, और एक एलिमेंट पे आप मल्टीपल इवेंट लिसनर्स लगा सकते हैं, मल्टीपल इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। और ये तो वैसे भी क्लियर है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स में हम लिसनर्स लगा सकते हैं। सर जी H1 जी के ना सर जी सर मैं बोले कि लिसनर वाला सजागा H1 हाइट होता ना। हाँ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, थैंक्स फॉर दिस मैन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं इसको क्लिक टॉगल बनाता हूँ, इससे मैं चाहता हूँ कि बटन पे कोई क्लिक करे ना तो ये हेडिंग शो हो, और एक मरतबा अगर क्लिक करें तो शो हो, एक मरतबा क्लिक करें तो हाइड हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मैं h1.inner HTML की बजाय मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके आगे ये हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि h1 जब कोई बटन पे क्लिक करें, स्टाइल डॉट और कौन सा विजिबिलिटी ना, विजिबिलिटी में क्या मौजूद है। अगर कुछ भी नहीं है विजिबिलिटी में तो इसका मतलब ये है कि हमारा h1 वो शो हुआ है। अगर इसमें कुछ हिडन मौजूद है तो मतलब वो हिडन है। तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होगा, विजिबिलिटी में कुछ भी नहीं होगा ना। तो मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, console.log h1.style.visibility, इसको कंसोल करते हैं। तो मैं अगर इस पे क्लिक कर लेता हूं तो ये देखिए विजिबिलिटी इसमें कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। ये देखिए ये लाइन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और वो यहाँ पे शो हुआ है। तो मैं इफ चेक लगा लूंगा, ठीक है, मैं इसको असाइन कर दूंगा एक वेरिएबल में और उसका नाम होगा विजिबिलिटी। ठीक है, और मैं अब इस विजिबिलिटी पे चेक लगाऊंगा कि अगर विजिबिलिटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर विजिबिलिटी में कुछ है, लेट से उसमें हिडन है, यानी वो किसी ने हिडन किया हुआ है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको शो करना चाहते हैं। तो h1.style.visibility में हम क्या स्टोर कर लेंगे, हिडन है तो हम उसमें एम्प्टी वैल्यू स्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें हिडन नहीं है तो मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है, तो उस टाइम पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। तो कैसे हाइड करेंगे अथर, h1.style.visibility में क्या स्टोर करेंगे, शाबाश, हिडन स्टोर करेंगे। ठीक है, तो और इस बटन को मैं नाम दे दूंगा टॉगल का,
टॉगल का मतलब किसी चीज को हाइड करना और फिर शो करना। तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया है, बटन सब इवेंट रजिस्टर है, अब कंसोल भी होगा और ये टॉगल भी होगा। एक मरतबा क्लिक करने से नहीं हुआ। तो अगर इसमें हिडन है, अगर विजिबिलिटी में हिडन है तो फिर हम ये करना चाहते हैं, और अगर तो ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? हमने रिफ्रेश नहीं किया मेरे ख्याल से। हाँ, रिफ्रेश नहीं किया था। माउस एंटर, सॉरी, गायब हो गया फिर। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इवेंट लिस्टनर्स। ये सब क्लियर है? एक इवेंट को एक ही एलिमेंट पे मल्टीपल टाइम्स भी रजिस्टर कर सकते हैं, एक एलिमेंट पे मल्टीपल इवेंट लिस्टनर्स भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो हम इवेंट लिस्टनर को रिमूव भी कर सकते हैं बाय रिमूव इवेंट लिस्टनर, और जो फंक्शन हमने पास किया है उस फंक्शन को हम रिमूव भी कर सकते हैं। बाय द वे हम यहाँ ये देखिए बहुत ज़्यादा वो है ना काम है, हम इस फंक्शन को ना यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ से हटाते हैं इसको, और इसको मैं इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ टॉगल h1, और इस फंक्शन को पास करते हैं एज अ कॉल बैक टू दिस इवेंट लिस्टनर। ऐसे भी कर सकते हैं ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऐसे भी कर सकते हैं। या फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करो जो फंक्शन आप पास कर रहे हैं, या उसको ऊपर डिफाइन करो और उसको पास करो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारे कोड में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अगर आप इवेंट लिस्टनर को ऐड करते हैं और उसको बाय एनी चांस रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रिमूव इवेंट लिस्टनर। कौन सा क्लिक पे आप रिमूव करना चाहते हैं टॉगल h1 को, तो आपने यहाँ पे ऐड किया, नेक्स्ट लाइन में आपने रिमूव कर दिया। तो कोई भी मतलब यहाँ पे कंसोल होगा बटन को क्लिक करने से, लेकिन वो टॉगल नहीं होगा क्योंकि इवेंट लिस्टनर आपने वापस हटा दिया है। ये देखिए, ठीक है। तो आप इवेंट लिस्टनर को रजिस्टर भी कर सकते हैं, उसको वापस हटा भी सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, क्यों यार, हम टॉगल चाहते हैं। ठीक है, ओके। सो द रिकमेंडेड वे, अच्छा एक और तरीका भी है, वे ऑफ रजिस्टरिंग इवेंट लिस्टनर इज यूजिंग एड इवेंट लिस्टनर, बट देयर आर टू अदर मेथड्स, इनलाइन इवेंट लिस्टनर्स, इवेंट लिस्टनर प्रॉपर्टीज। आई गेस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ओवरवेलम हो जाएंगे। लेकिन कॉलबैक्स को काइंडली आप वो करें, तफसील से पढ़ें। तो अब आप क्या करें, एक इवेंट लिस्टनर को रजिस्टर करें और ये टॉगल वाला काम आप कर लें प्लीज़। एक बटन होगा, वो एक किसी भी एलिमेंट को, ज़रूरी नहीं है कि h1 है, एक डिव बनाएं, खूबसूरत सा डिव बनाएं, उसको कलर दें और उस डिव को हाइड और वो करें। चले करें प्लीज़। अच्छा, अगर हम इसका डिस्प्ले नन करेंगे तो फिर क्या होगा? ये तो हमने विजिबिलिटी हिडन कर दी ना। डिस्प्ले अगर नन करेंगे और फिर वापस डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो ये एलिमेंट इस डॉक्यूमेंट से रिमूव होगा, तो ये बटन ऊपर नीचे जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस वो अपनी जगह पे हो लेकिन वो सिर्फ गायब हो, तो इसलिए हमने विजिबिलिटी को यूज़ किया है। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।